रे मामा, आज हम पहली बार एक ऐसे गुंडे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। दिल्ली अंडरवर्ल्ड का जब भी जिक्र होता है तो नीरज भवानिया की छवि उभर कर आती है, लेकिन आज की हमारी कहानी का किरदार नीरज भवानिया से कई 100 गुना बड़ा गुंडा था। दिल्ली का एक ऐसा गैंगस्टर जिसने खादी पहन रखी थी, एक ऐसा गुंडा जिसकी हनक पार्लियामेंट तक थी। कांग्रेस की सरकार के बड़े बड़े मंत्री संतरी उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। एक ऐसा गुंडा जिसकी जड़ें बिहार में लालू प्रसाद यादव, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला, मुंबई में दाऊद इब्राहिम, अब्बू सलेम, वरदराजन मुदलियार तक थी। एक ऐसा गुंडा जो बिना रोक टोक देश की पार्लियामेंट में आता जाता था। एक ऐसा गुंडा जिसने न जाने कितनी लड़कियों की आबरू लूटी। एक ऐसा गुंडा जिसने प्यार किया तो उसकी चिता पर शमशान घाट में उस लड़की की लाश से शादी रचाई। एक ऐसा गुंडा जिस पर हाथ डालने से पुलिस से लेकर सीबीआई तक डरती थी। एक ऐसा गुंडा जिससे दिल्ली की तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित भी परेशान थी। एक ऐसा गुंडा जिसने बंदूक की नोक पर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। अब आप सोच रहे होंगे एक अपराधी की इतनी सारी कहानियां हो सकती है क्या? तो मामा, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर देख आपके खोपड़े का फ्यूज ढिल्ला हो जाएगा रे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस गुंडे की कहानी बहुत कम लोगों ने सुनाई, तो आज हम इस कहानी को कवर करने जा रहे हैं। आपका साथ और सहयोग चाहिए, वीडियो को पूरा देखना। केम छो मजामा? अरे मामा, ये कहानी है रोमेश शर्मा की। 90 के दशक की भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जो शायद आपने नहीं सुना होगा, और यदि नहीं सुना तो विश्वास मानिए कि ये आपका दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य है। इस आदमी की कहानी सुनते समय हो सकता है कि आपको गुस्सा आए और आप अपने इस देश के राजनीतिक और कानूनी सिस्टम के ऊपर शर्म महसूस करने लगे। लेकिन यदि एक तरफ इस सिस्टम ने रोमेश शर्मा जैसे मामूली गुंडे को पाल पोस कर राक्षस बनाया, तो वही दूसरी तरफ इन राक्षसों का वध करने के लिए नीरज कुमार जैसे देवताओं को शक्तियां भी प्रदान की। रोमेश शर्मा की ये कहानी रंग से राजा नहीं बल्कि राक्षस बनने की है। एक ऐसा राक्षस कि जो अपने असली रूप को खादी की आड़ में छिपा अपने काले कारनामों को अंजाम दिया करता था। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड के एक हिटमैन की, जो सालों तक खादी पहन अपराध का नंगा तांडव करता रहा, और हमारी सरकार उसे रोकने की बजाय उसे अपनी पलकों पर बिठाकर उसको पालती रही। आखिर ये रोमेश शर्मा था कौन और यहाँ तक पहुंचा कैसे था? तो सुनिए मामा, यूपी के फूलपुर में जन्मा रोमेश शर्मा 60 के दशक में दिल्ली आ जाता है और सदर बाजार में पटरी लगाकर रुमाल बेचने का काम करने लगता है। लेकिन उसको जल्दी समझ आ जाता है कि ऐसे छोटे मोटे कामों से उसके बड़े बड़े सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए 1972 में वह ट्रेन पकड़ता है, जा पहुंचा मायानगरी मुंबई, जहां उसकी मुलाकात वरदराजन मुदलियार से हुई। मुंबई पे राज करने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसे अक्खा बम्बई वर्दा भाई के नाम से बुलाता था। बहुत कम समय में रोमेश शर्मा ने वर्दा भाई का दिल जीत लिया। वर्दा भाई अपने इस नए गुर्गे पर फिदा हो गए और अपना राइट हैंड बना डाला। अब 80 का दशक शुरू होते होते रोमेश शर्मा की नजर पश्चिमी मुंबई के रियल एस्टेट पर पड़ती है। लोमड़ी का खोपड़ा रखने वाला रोमेश शर्मा अब करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए बहुत नया पैतरा आजमाता है। पहले तो वह ऐसी विवादित संपत्ति की लिस्ट बनाता जिसके ऊपर अधिकार को लेकर कई पार्टियां आपस में लड़ रही हो। उसके बाद वह इनमें से किसी एक पार्टी से उनका हिस्सा खरीद लेता और फिर अपने अंडरवर्ल्ड के गुर्गों का प्रयोग कर उस प्रॉपर्टी पर दावा करने वाली बाकी पार्टीज को धमकियां दिलवाने लगता। इन धमकियों से परेशान होकर कुछ दिनों में ये लोग एक मामूली रकम के बदले अपने अपने हिस्से रोमेश शर्मा के नाम कर देते, और इस तरह रोमेश शर्मा ने बहुत कम समय में मुंबई के कई इलाकों में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। मुंबई की ऐसी एक प्रॉपर्टी थी जुहू में सन एंड सन होटल के पास, सर्वे प्लॉट नंबर 507। रोमेश शर्मा ने बंदूक की नोक पर SLG मीडिया से प्लॉट केवल 21 लाख रुपये में ले लिया। एक विशालकाय प्लॉट जो उस समय 100 करोड़ के करीब की कीमत का था, और आज तो उसकी कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ये सब था वर्दा भाई के आशीर्वाद से। लेकिन तभी 1988 में वर्दा भाई की मृत्यु हो जाती है, और अभी उनकी चिता की आग शांत भी नहीं हुई थी कि रोमेश शर्मा दाऊद का गैंग ज्वाइन कर लेता है। कुछ साल बाद दाऊद के इशारे रोमेश शर्मा दिल्ली आ जाता है, और यहाँ आते ही उसे समझ आ जाता है कि राजनीति के सामने अंडरवर्ल्ड बच्चों का खेल है। अंडरवर्ल्ड आपको पावर और पैसा दे सकता है, लेकिन आपके सिर पर हर समय पुलिस या दुश्मन की गोली का खतरा रहता है।
वहीं राजनीति आपको पावर के साथ साथ कानून और दुश्मन से बचाता है। दिल्ली में रोमेश वर्मा नेताओं के लिए विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू कर देता है और इसके बदले उसे नेताओं की दोस्ती के साथ साथ बोरा भर भर के पैसा भी मिलता है। नेताओं के साथ रहकर रोमेश वर्मा खुद अब यह महसूस करने लगा था कि वो भी एक बड़ा नेता बन जाएगा और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए पहले वह चरण सिंह का लोकदल ज्वाइन करता है और फिर कुछ समय बाद मेनका गांधी का राष्ट्रीय संजय विचार मंच। कुछ ही समय के अंदर हालत ये हो जाती है कि इस मंच में मेनका गांधी से कहीं ज्यादा समर्थक रोमेश वर्मा के हो जाते हैं और वह जल्दी मेनका गांधी को उसके ही मंच से बाहर फेंककर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता है। यह वह समय था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, मतलब साफ था अब रोमेश वर्मा को अपने काले कारनामों का काला चरित्र रचने से कोई रोक नहीं सकता, यानी खुल्लम खुल्ला छूट। पहले रोमेश वर्मा को कांग्रेस पार्टी के किसान सेल का अध्यक्ष बनाया गया, फिर कांग्रेस पार्टी का वह एक जाना माना नेता बन गया। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। तत्कालीन सरकार दाऊद के गुंडे को Y+ की सिक्योरिटी भी उपलब्ध कराती है। अब रोमेश वर्मा अपराध के एक ऐसे घोड़े पर सवार था जिसके खादी के अत्यंत ताकतवर पंख लगे हुए थे। कांग्रेस में आते ही रोमेश वर्मा एक नेता के फार्म हाउस को निकल गया और इसके बाद एक फ्लैट को हथिया लिया। रोमेश वर्मा अब दिल्ली में करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए जा रहा था और दिल्ली के किसी भी थाने में उसके खिलाफ एक कागज तक मौजूद नहीं था। पूरी दिल्ली में एक भी माई का लाल ऐसा नहीं था जो इस दानव को पकड़ सके। लेकिन फिर कौन थे वो नीरज कुमार? कैसे उन्होंने इस गुंडे की लंका का दहन किया, चलिए जानते हैं। साल था 1998 का, राजधानी दिल्ली। इंडियन एक्सप्रेस की एक युवा पत्रकार सुपर्णा शर्मा दिल्ली के छतरपुर में रोमेश वर्मा के फार्म हाउस पर उनका इंटरव्यू लेने जाती है। लेकिन इस दौरान पत्रकार रोमेश वर्मा की लाइफस्टाइल देख दंग रह गई। उनके फार्म हाउस में एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। फार्म हाउस मानो कोई हॉलीवुड के विलेन की तरह सारी चकाचौंध से चमक रहा था। वह अचंभित हो गई कि एक नेता के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आई होगी। वह अपने ऑफिस आकर रोमेश वर्मा की डिटेल निकालती है कि वास्तव में ये आदमी नेता है या फिर नेता की आड़ में छिपा एक भेड़िया। जानकारी इकट्ठा करने के बाद सुपर्णा नीरज कुमार से मिलती है, जो उस वक्त CBI की स्पेशल टास्क फोर्स के DIG हुआ करते थे। सुपर्णा की निशानदेही पर नीरज कुमार छानबीन करते हैं। तब उन्हें पता चला कि यह हेलीकॉप्टर रोमेश वर्मा का नहीं बल्कि मुंबई के एक व्यापारी सुरेश राव का था और बलजबरी रोमेश वर्मा ने उनसे ये हेलीकॉप्टर छीन लिया था और इसी हेलीकॉप्टर में रोमेश वर्मा ने फूलपुर चुनाव में प्रचार भी किया था। इसके बाद नीरज कुमार को पता चला कि रोमेश वर्मा का कनेक्शन दाऊद और अबू सलेम से भी है और मुंबई के इन माफियाओं के बलबूते रोमेश वर्मा ने दिल्ली और मुंबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है। इसके बाद सारे एविडेंस इकट्ठा कर रोमेश वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है और भेज दिया जाता है तिहाड़ जेल। लेकिन मामा, ये रोमेश वर्मा की गिरफ्तारी जितना हम बता रहे हैं उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि देश की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी का उस पर हाथ था। कई बड़ी बड़ी ताकतें उसे बचाने मैदान में उतर गई थी, लेकिन वह सब बताने बैठेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो रोमेश वर्मा जेल में पहुंच गया। इधर एक और घटना घटती है। दरअसल दिल्ली में एक फैशन डिजाइनर हुआ करती थी, कुंजुम बुद्धि राजा नाम की ये फैशन डिजाइनर रोमेश वर्मा के लिए भी काम करती थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी और लोग बताते हैं दोनों प्यार करते थे। लेकिन जब रोमेश वर्मा जेल गया तो कुंजुम बुद्धि राजा रोमेश वर्मा की करोड़ों की प्रॉपर्टी की सर्वा मालकिन हो गई और ये बात रोमेश वर्मा के भतीजे को खटक रही थी। एक रोज रोमेश वर्मा के फार्म हाउस में ही कुंजुम बुद्धि राजा का मर्डर हो जाता है। आरोप लगा रोमेश वर्मा के भतीजे पर। इधर कुंजुम की मौत से जेल में बंद रोमेश वर्मा टूट गया। उसने अदालत से बेल मांगी कुंजुम को अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। पुलिस के लाव लश्कर के साथ रोमेश वर्मा को शमशान घाट लाया गया, जहां बकायदा रोमेश वर्मा ने कुंजुम के मृत शरीर पर यानी उसकी चिता पर लाल साड़ी ओढ़ाकर 7 फेरे लिए। यानी एक दानव, एक गुंडे ने अपनी मृत प्रेमिका से शादी की। शायद ये भारतीय अपराध जगत का एक ऐसा लौता केस था। बताया तो ये भी जाता है रोमेश वर्मा रंगीला था, उसे औरतों की लत थी, उसने कई लड़कियों की जिंदगी नर्क बना दी थी। आज रोमेश वर्मा शायद जमानत पर बाहर है और अब उसकी कोई चर्चा भी नहीं होती। जिंदा भी है या नहीं ये भी जानकारी नहीं है। लेकिन मामा, रोमेश वर्मा जैसा गुंडा दिल्ली में ना कभी हुआ ना कभी होगा। तो ये थी पूरी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।